Hello, my sagacious friends. Now I'm going to give you some light, okay, how to write, read, and speak English language. Okay, you please pay attention. Do remember, English is quite easy. English बहुत ही आसान है, right? बट बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है, फोबिया जैसा है ना. देखो, इंग्लिश इज़ वेरी इजी, बट फॉर होम, फॉर दोज हु आर इनक्विजिटिव. कौन से बच्चों के लिए आसान है? जो बच्चे इनक्विजिटिव होंगे, ठीक है. Those who are inquisitive, receptive, retentive, reproductive. What I mean to say, English is quite easy. English बहुत आसान है, पर कौन से बच्चों के लिए? For those who are inquisitive, receptive, रिटेंटिव एंड रिप्रोडक्टिव. व्हाट डज इट मीन? देखो, इसका मतलब ये है, इंक्विजिटिव का मतलब होता है ईगर टू लर्न समथिंग. इफ़ यू आर ईगर टू लर्न समथिंग न्यू देन यू आर इंक्विजिटिव. ठीक है, तो विलिंग टू लर्न समथिंग इज कॉल्ड इंक्विजिटिव. चाहे वो रिटेन हो, स्पोकन इंग्लिश हो, किसी भी तरह की इंग्लिश हो, अगर आपके अंदर ईगरनेस है, वो चाहत है, बेबसी है ना, तो चीज़ों को सीख लेते हो आप. इसी तरह क्या रिसेप्टिव. रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? एबल टू रिसीव समथिंग. योर अटेंशन मस्ट बी कैची. ओके, वट एवर द टीचर इज टीचिंग, आप ट्राई टू उसको क्या करो, इम्बाइब करो, इनकलकेट करो, तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लोगे. तीसरा पॉइंट क्या है? रिटेंटिव. रिटेंटिव का मतलब होता है जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसको रिटेन करो, मेमोराइज करो, ठीक है, उसे याद कर लो, मग अप कर लो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को क्रैम कर लो. ट्राई टू जोट डाउन सम पॉइंट्स एंड देन मग अप देम. ओके, उन सारे पॉइंट्स को याद कर लो. ये क्या है? रिप्रोडक्टिव. फिर उसे रिप्रोड्यूस करो, एबल टू रिप्रोड्यूस, जो कुछ भी सीखो उसको एनालाइज करो. ठीक है, अगर इस तरह की आदत होगी तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख लोगे. वरना बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, अ फ्यू ऑफ देम अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ देम आर अनेबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे डोंट पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज टीचिंग. टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं दे पाते. दैट्स वाई दे फेस प्रॉब्लम. ओके, तो आप जब भी यहाँ देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, लेसन सिखाने जा रहा हूँ, आपको क्या होना होगा? सबसे पहले ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए. अगर ये गुण नहीं है तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा. ठीक है, तो आपको क्या होना है? इनक्विजिटिव, रिसेप्टिव, रिप्रोडक्टिव, रिटेंटिव. ऐसे बच्चे को बोलते हैं बोनाफाइड स्टूडेंट, रियल स्टूडेंट. ठीक है, अब देखो इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में जो है ना, कुछ स्किल्स है दैट यू हैव टू होन. कौन से स्किल्स को होन करना है? एक है रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा स्पीकिंग और चौथा है लिसनिंग. क्लियर? ये चार स्किल्स को होन करें. रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. अब देखो, रीडिंग जो होते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड एरर्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, सिंगल फिलर, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर्स. ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेजल वर्ब्स, रिक्वेस्ट, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो सारे कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड होते हैं. इसके लिए आपको रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना है. यू हैव टू होन रीडिंग स्किल्स. यू हैव टू रीड एज मच एज यू कैन. जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप पढ़ोगे, एक्सटेंसिव है ना, आप रीड करोगे, चीज़ों को समझोगे, न्यूज़पेपर एडिटोरियल पेजेस को, तो ये सेक्शन को आप इंप्रूव कर लोगे. कौन से सेक्शन को? रीडिंग स्किल्स. उसके बाद आता राइटिंग. राइटिंग स्किल, यू नो, राइटिंग इज़ एन आर्ट. लिखना क्या है? कला है. ओके, यू कांट लर्न इन अ डे. आप इसे एक दिन में नहीं सीख सकते. ओके, इट इज़ लर्नड बिट बाई बिट. ये थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे सीखते हैं. तो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यू शुड स्टार्ट. ओके, राइटिंग एज मच एज यू कैन. ट्राई टू राइट समथिंग. लिखने की कोशिश करो. अब लिखना क्या है? ट्राई टू राइट द थिंग दैट इंटरेस्ट यू. जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आता है, ओके, कुछ चीज़ों में आप इंटरेस्टेड होगे ना, उन चीज़ों को लिखो. तो राइटिंग करने से क्या होगा? आप राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर लोगे. रीडिंग, राइटिंग, देन स्पीकिंग. देखो, थर्ड वन है स्पीकिंग. स्पीकिंग के लिए नो, टू बी अ साइकिलिस्ट यू विल हैव टू साइकिल. साइकिलिस्ट बनने के लिए आपको साइकिल चलाना होगा, राइट? सिमिलरली टू बी अ स्विमर यू विल हैव टू स्विम इन द रिवर. नदी में क्या करना होगा? आपको तैरना होगा. तो वेरी सिमिलरली, ठीक इसी तरह से अगर आप क्या करना चाहते हो, अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, तो यू विल हैव टू स्पीक एज मच एज यू कैन. यू हैव टू कम्युनिकेट. इसके बाद आता है क्या? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. चौथा स्किल क्या है? लिसनिंग. लिसनिंग का मतलब होता है लिसनर. टू बी अ गुड स्पीकर यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर, राइट? अच्छे स्पीकर अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको सुनना भी होगा. तो आपको लिसनिंग स्किल डेवलप करना होगा. नाउ टुडे आई एम हियर टू गिव यू थ्रो सम लाइट ऑन राइटिंग स्किल्स. ऐसे स्किल, राइट? ऐसे राइटिंग हम कैसे लिखेंगे? चूँकि बच्चों को लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो देखो, ऐसे राइटिंग लिखने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले नॉलेज मैटर करता है. दो सवाल हमारे माइंड में आते हैं. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट.
सवाल ये है क्या, हम क्या लिखें और कैसे लिखें। तो व्हाट टू राइट, क्या लिखें, उसके लिए आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एक टॉपिक दे दूं और उस टॉपिक के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, देन हाउ कैन यू राइट। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यू विल हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, आप नॉलेज को अपडेट अगर रखते हो तो यू विल स्टार्ट राइटिंग एट वंस। आप तुरंत क्या कर दोगे, लिखना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले क्या आपको याद रखना है कि व्हाट टू राइट, हमें क्या लिखना है। लिखने के लिए आपको यू हैव टू गो थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ना होगा ताकि आप चीज़ों से अपडेट रहो कि द थिंग्स दैट हैपनिंग ओके इन द वर्ल्ड, देश विदेश में जो जो घटनाएं घट रही हैं आपको उसके बारे में पता हो, उससे जानकारी हो। वरना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसका मतलब ही आपको नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिर प्रॉब्लम होगी लिखने में। तो मैंने कहा व्हाट टू राइट, आपको लिखना क्या है, लिखने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है हाउ टू राइट, लिखना कैसे। तो वो लिखना, देखो राइटिंग इज़ एन आर्ट, मैंने बताया ना, लिखना क्या एक कला है। उस कला को आपको सीखना है कि हमें कैसे लिखना है, टॉपिक को कैसे ब्यूटीफाई करना, सारे सेंटेंसेस को कैसे, यू हैव टू राइट वेरी कोहेरेंटली, बड़े कोहेरेंट मैनर में लिखना है, लक्ष्यदार लिखना है, हर दूसरे इंटरलेटेड होते हैं वर्ड्स। ओके, अब लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आपको क्यों होगी, क्योंकि उसके कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामर के रूल्स होते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर आप इंग्लिश में आप कुछ लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर्मल इंग्लिश की। अब इंग्लिश देखो, फॉर्मल भी इंग्लिश होती है, इनफॉर्मल भी होती है, स्लैंग भी होते हैं। ओके, तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जुडिशरी के बच्चे लिखेंगे तो फॉर्मल इंग्लिश फॉलो करेंगे। फॉर्मल इंग्लिश फॉलो करना है, अब उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वोकैब्स होते हैं, कुछ ग्रामर्स होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। अगर इनकी जानकारी है, इफ़ यू नो द यूज़ ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कुछ कनेक्टर्स होते हैं, कुछ है ना। अगर आप कनेक्टर्स को जानते हो तो दो सेंटेंसेस को आसानी से आप कनेक्ट कर लोगे। सेंटेंस कैसे शुरू करना है, सेंटेंस कैसे कंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी इन चीज़ों को लिख सकते हो। तो जो सवाल ये है ना कि हाउ टू राइट, कैसे, इट्स टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, फॉर दिस यू नीड अ रिगरस प्रैक्टिस। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आप एक दिन में नहीं सीख सकते। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स वीक्स, इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स, that depends on hard work. Okay, तो you need a rigorous practice to hone writing skills. चलो बात समझ में आ गई। इसके अलावा मैंने कहा कुछ आपको फ्रेजेस याद होने चाहिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब, ताकि वो सेंटेंसेस को प्रॉपर सीक्वेंस में आप सजा दो। क्लियर। अब जैसे देखो, मैं कोई एक टॉपिक आपको दूं और उस टॉपिक के बारे में आपको पता ही नहीं कि उस टॉपिक को कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रॉब्लम होगी। सपोज करो मैं एक टॉपिक आपको दूं, अर्बनाइजेशन। क्या, फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन। ओके, अभी टॉपिक के बारे में अगर आपको इसका मतलब नहीं पता हो कि अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है, तो फिर आप इसे कैसे लिखोगे। ठीक है, कोई भी ऐसे लिखने के लिए हमें 4 पॉइंट्स याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिफाइन, ओके, डिफाइन द गिवन टॉपिक, आई मीन डेफिनेशन। ओके, यू हैव टू राइट ऑन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में उसको डिफाइन करना। डिफाइन करने में 20 से 25 वर्ड्स एटलीस्ट होने चाहिए। ओके, देयर मे बी 25 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, ओके, दैट डिपेंड ऑन एसेस कि वो एसेस कैसे हैं। तो उस एसे पे आपको 10 to 20 है ना, 20 to 25 और 30 वर्ड्स में उस टॉपिक को डिफाइन करना है। अब देखो, अर्बनाइजेशन इसे कहते हैं हिंदी में शहरीकरण। ठीक है, जो गाँव शहर में चेंज हो रहे हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलेंगे, चेंजिंग अर्बन एरियाज़, है ना, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रूरल एरियाज़ इनटू अर्बन एरियाज़ इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन। अब देखो, सबसे पहले हमें डिफाइन करना है, फिर उसके क्या करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स पर डिस्कस करना है, आई मीन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, उसके फॉर में बोलना है, उसके अगेंस्ट में बोलना है, फेवर और अनफेवर दोनों पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है, फिर टॉपिक को कंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहला डेफिनेशन, देन उसके एडवांटेजेस, देन उसके डिसएडवांटेजेस एंड फाइनली कंक्लूजन। आपको ये याद रहे, माइंड यू, कि आपका जो सबसे पहला पॉइंट है, जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, वो ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू राइट वेरी ब्यूटीफुली, ओके, और वेरी कोहेरेंटली आपको लिखना है। अब देखो टॉपिक, आपको टॉपिक में अपडेट कैसे होना है, उस टॉपिक के लिए आपको तो यू हैव टू गो थ्रू न्यूज़पेपर से आइडियाज़ को कलेक्ट करना है। क्योंकि टॉपिक जो होते हैं ना, यू हैव टू राइट, जब भी कोई टॉपिक लिखो टॉपिक पे, तो सबसे पहले लिखना शुरू नहीं करो, पहले कुछ पॉइंट्स, कुछ आइडियाज़ कलेक्ट करो। यू शुड कंसीव एन आइडिया, ओके, आइडिया कलेक्ट करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। यू शुड ट्राई टू जॉट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, पॉइंट्स लिखो। फिर देखो आपका टॉपिक, जो आप जिस टॉपिक पर लिख रहे हो, ऐसे वो कॉन्क्रीट कब होगा, ठोस कब होगा, बताओ, जब वो ओवरऑल सारे पॉइंट्स को कवर करोगे आप।
ठीक है, कुछ बच्चे सिर्फ वन साइडेड चले जाते हैं, एक ही पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं, दे मेक मच आडू अबाउट नथिंग, और तिल का ताड़ बना देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस टॉपिक को सोचना है कि हमें टॉपिक में हम कौन कौन से पॉइंट्स को हम कवर कर सकते हैं। जैसे यू हैव टू राइट नेशनल लेवल पे टॉपिक को लिखना है, फिर लिखना है आपको इंटरनेशनली, यू विल हैव टू राइट पॉलिटिकली, यू विल हैव टू राइट सोशली, एजुकेशनली, ठीक है, इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चरली, हर एंगल से उस टॉपिक को कवर करना है ताकि ओवरऑल सारे पॉइंट्स आप डिस्कस कर सको। बात समझ में? तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स अगर सब चीज़ों पे आप डालोगे ना तो आपका बहुत सटीक और अप्रोप्रिएट वो चीज़ होगा। गॉट इट? तो इस तरह से हमें टॉपिक को डिफाइन करना है। तो इसी तरह से अर्बनाइजेशन, जैसे मैंने बताया ना, शहरीकरण, सारे गांव शहर में चेंज हो रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, फिर कंक्लूजन हम कैसे देंगे। तो देखो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सारे गांव अगर शहर का रूप ले रहे हैं, ऑल द विलेजेस आर टर्निंग इनटू क्या है, अर्बन एरियाज। तो यह शहरीकरण से फ़ायदा क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स आर गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन, राइट, एजुकेशन। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। जहाँ ज़्यादा आबादी होती है सरकार ज़्यादा उस पर ध्यान देती है, सारे मेटल रोड होंगे, पक्की सड़क मिलेगी उन्हें, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ होंगे। एंड देयर आर मैनी मोर फैसिलिटीज़। इससे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, इलिटरेसी की समस्या ख़त्म हो जाएगी, बेरोजगारी, है ना, ये सारी प्रॉब्लम आप शॉर्ट आउट कर सकते हो कब, जब वो गाँव शहर में बदल जाएंगे। तो इन चीज़ों पे आप हाईलाइट कर सकते हो। ओके, यू कैन थ्रो सम लाइट। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि हमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों पे डिस्कस करना है, तो अगर इसके डिसएडवांटेजेस पे बात करोगे तो वो क्या क्या हो सकते हैं अगर गांव को हम शहर बना दें, राइट। देखो महात्मा गांधी कहा था ना कि जो इंडिया है वो गांव का देश है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, और अगर हम गांव को शहर बना देते हैं तो शहर में तो आपने देखा फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन उसके अलावा नुकसान भी है। नुकसान क्या है, अगर सारे गाँव शहर में चेंज कर दिए जाएँ, तो अर्बनाइज कर दिए जाएँ, तो उससे प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, क्राइम एंड करप्शन, ठीक है। फिर डिफॉरेस्टेशन, वन विनाश हो जाएगा, पेड़ों को कटिंग लॉट ऑफ ट्रीज़, ठीक है। इसी तरह से पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक। तो ये इसका क्या है, ये इसके आप इसके भी लिख सकते हो डिसएडवांटेजेस पे। क्लियर? अब लिखेंगे कैसे, क्योंकि आप सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक, वो जो टॉपिक होगा। उसके बाद फिर लिखोगे इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस टू, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिर उसके बाद लिखने के बाद जो भी वर्ड लिमिट्स हो कि इतने 150 या 200 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो आपको देखना है आपको वर्ड कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सेंटेंस में देखना है सारे, है ना, कि पहले सेंटेंस में आपने कितने वर्ड्स लिखा है, 5 है, 8 है, 10 है। फिर बाकी लाइन को उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप टॉपिक को कंक्लूड कर दो। मैंने कहा ना कि आपका जो ऐसे जो है इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले वो फटाफट सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर कंक्लूज़न देखते हैं कि आपने किस तरह कंक्लूड किया है। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखेंगे, जैसे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, या फिर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थ्रो सम टॉपिक, आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक। इस तरह से आप लिखोगे। फिर उसके बाद जब कंक्लूड करोगे तो आप बोलोगे एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट। फिर उसके बाद, है ना, ऐसा चीज़ लिखोगे। बिफोर आई वुड लाइक टू साइन ऑफ माई, है ना, राइटिंग, जो भी इस तरह से कुछ वर्ड्स को आप कंक्लूजन देना है आपको। अब ये कैसे करेंगे स्टार्ट, कैसे क्या करेंगे, कहाँ पे सेंटेंस को हम कैसे जोड़ेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कंट्रास्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से टॉपिक में हो गए ना, अर्बनाइजेशन, फिर उसके क्या लिखा आपने, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हो गए। अब देखो एक टॉपिक मैं आपको जैसे दूँ, ब्रेन ड्रेन। सपोज करो यू हैव टू राइट एन एसे ऑन ब्रेन ड्रेन, राइट, इन 150 वर्ड्स। तो जैसे ही आप ये टॉपिक देखोगे हमें ब्रेन ड्रेन पे लिखना है, तो यू विल, है ना, थिंक 2 पॉइंट्स, व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट। हमें लिखना क्या है और कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यू विल हैव टू कंसीव एन आइडिया, एक आइडिया लोगे कि ब्रेन ड्रेन होता क्या है। कई बच्चों को तो ब्रेन ड्रेन का मतलब ही नहीं पता होता, फिर वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे वो। तो हमें सबसे पहले समझना है सारे टॉपिक को कि हमें ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता। देखो ब्रेन प्लस क्या है, ड्रेन। ब्रेन का मतलब क्या होता है, ये ब्रेन, और ड्रेन समझते हैं नाली, जो घर से बाहर निकल जाती है नाली, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे देश में जो लोग ब्रेनी है, ब्रेनी मतलब टैलेंटेड, वेल वर्स्ड, हाईली एजुकेटेड, फॉर एग्जाम्पल IITians, राइट, टेक्नोक्रेट्स, ओके, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स,
और अगर ये हमारा अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर ब्रेड एंड बटर, रोज़ी रोटी के लिए या पैसे कमाने के लिए, ठीक है, या किसी पर्पज़ से वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कि ब्रेन का क्या हो गया, ड्रेन हो गया। जो ब्रेन था हमारा, जो ब्रेनी लोग थे, वो यहाँ से निकल कर दूसरे देश चले गए। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन। अब इसको आप अपने शब्दों में डिफाइन करोगे, उसको लिखोगे, डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो डेफिनेशन के लिए आप सबसे पहले लिखोगे ना इस तरह से कि द एमिग्रेशन, ठीक है, द इमिग्रेशन ऑफ हाईली टैलेंटेड पीपल, द इमिग्रेशन ऑफ हाईली टैलेंटेड पीपल, ठीक है, सच एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, इस तरह की इमिग्रेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, हाईली टैलेंटेड पीपल का, ठीक है, फ्रॉम अ पार्टिकुलर कंट्री, किसी देश से किसी दूसरे देश में वो जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन। समझ गए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, जिन्हें पता भी नहीं होता। अब देखो एक वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा इमिग्रेशन, और अगर आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, इमिग्रेशन, देखो तुरंत वर्ड चेंज हो जाएगा, मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, मीनिंग इधर से उधर जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। फ़र्क क्या है, सिर्फ देखो यहाँ पे लिखा हुआ इमिग्रेशन, ये क्या है, इमिग्रेशन। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड से आपको कहाँ पे कौन सा वर्ड कैसे यूज़ करना है वो भी आपको सीखना है। ओके, देखो इसका मतलब होता है जब कोई अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है उससे क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन, प्रवासी, जो प्रवास कर जाए। लेकिन जब कोई दूसरे देश से हमारे देश में एंटर करता है, आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। याद कैसे रखोगे, दोनों वर्ड देखो, यहाँ पे माइग्रेशन है, यहाँ भी देखो क्या है, माइग्रेशन है। सिर्फ एक के पहले लगा हुआ है ई और दूसरे के पहले क्या है, इम, ये है ना, डिफरेंस तो यही है। तो आपको तो याद होगा ना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये तो बहुत आसानी से समझ जाते हो आप। एक्सपोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, उससे अगर बाहर आपने भेज दिया तो कहते हैं एक्सपोर्ट कर दिया आपने, ठीक है, निर्यात कर दिया। लेकिन अगर अंदर ला रहे हो तो इम्पोर्ट, तो इम का मतलब होता है अंदर। तो जब कोई अंदर माइग्रेट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। जब वो बाहर जा रहा है तो अब तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। जब भी ये भूल जाओ तो अब याद कर लो फिर से, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। इम का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर, राइट। तो हम इस टॉपिक को कैसे डिफाइन करेंगे कि द इमिग्रेशन, लोगों का क्या हो रहा है, वो बाहर जा रहे हैं अपना देश छोड़कर, इसे बोलते हैं इमिग्रेशन। तो द इमिग्रेशन ऑफ talented people such as doctors, engineers, scientists, technocrats from a particular country is called brain drain। और भी किसी दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हो, अच्छे अच्छे शब्दों से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, डेफिनेशन के बाद फिर उसे पैराग्राफ चेंज करोगे, उसके बाद आप उसके लिखोगे कुछ, ओके। यू विल हैव टू राइट सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द टॉपिक, आई मीन उसके कुछ फेवर में लिखोगे, फिर उसके अगेंस्ट में लिखोगे। अब ब्रेन ड्रेन का फेवर क्या हो सकता है, उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, लोग अपना देश छोड़कर जो डॉक्टर इंजीनियर दूसरे देश में जा रहे हैं तो उन्हें फ़ायदा क्या है उसका, तो देखो वो इसलिए जाते हैं वहाँ पे बिकॉज दे कैन अर्न मच मोर मनी, ठीक है। जो इनकी एबिलिटी होती है, जो योग्यता है उसके अनुसार यहाँ पे अगर इफ़ दे डोंट गेट पेड हियर इन इंडिया तो क्या करते हैं, विदेश चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, एंड दे अर्न हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर, ओके। तो ये ज़्यादा पैसे कमाने की खातिर वो क्या करते हैं, अपना देश छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं। फिर एज़ फार एज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, जो हाईली एमिनेंट प्रोमिनेंट डॉक्टर होते हैं, जो नामी डॉक्टर होते हैं हमारे देश में, दे आर नॉट सेफ, ओके, देयर चिल्ड्रेन आर नॉट सेफ, देयर फैमिली इज़ नॉट सेफ, दैट्स वाई दे इमिग्रेट देयर कंट्री। तो फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी क्या करते हैं, वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देश में इस तरह से वो करते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो वहाँ पर जाकर वो सेटल कर जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी यू कैन राइट मच मोर। इसके अलावा फिर देखो, अगर हम इसके कुछ, मैं तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स गिनवा दे रहा हूँ, ओके। आई एम हियर टू इनोमरेट अ फ्यू पॉइंट्स, आई एम गिविंग सम टिप्स हाउ टू राइट। फिर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके, ब्रेन एंड ड्रेन के, देखो, टू बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, किसी डॉक्टर इंजीनियर को बनने के लिए इस देश का आवर कंट्री स्पेंड्स लैक्स एंड लैक्स रुपीज़, हज़ारों लाखों रुपए पैसे खर्च होते हैं एक इंजीनियर डॉक्टर बनने में, ठीक है। और जब ये डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते तो फिर वो जाकर सर्विस कहाँ देते हैं, विदेशों में देते हैं, ठीक है। इट मीन्स डॉक्टर यहाँ बन रहे हैं, यहाँ का खर्च हो रहा है और जाकर सर्विस दूसरे देश में दे रहे हैं, तो ये क्या डिमेरिट्स है ना, ठीक है। तो मेरिट्स अगर कहेंगे तो वो वहाँ से पैसे अगर हमारे देश में भेज रहे हैं तो हमारा इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक डेवलप हो रहा है, इट्स अ बूमिंग, इट्स ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स,
बहुत तेज़ी से, दिन दूनी रात चौगुनी। तो इसके पॉजिटिव भी एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव भी एस्पेक्ट। यू नो एवरी कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरीथिंग हैज़ टू एस्पेक्ट्स, राइट। तो इसके दोनों एस्पेक्ट को आपको लिखना है। सबसे पहले पॉजिटिव लिख दो, उसके एडवांटेजेस लिखो, फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस लिखो। लेकिन लिखते समय मैंने आपको कहा ना, ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को फॉलो नहीं करना है। अगर उसके एडवांटेजेस लिख रहे हो तो जैसे कोई बंदा, कोई डॉक्टर इंजीनियर अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो उसको देखो उसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। उसका देखो आप साइंटिफिक इफेक्ट देखो, फिर उसका देखो नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ पे डिस्कस करो, हर सेक्शन में डिस्कस करो, ताकि आपको ओवरऑल सारे पॉइंट्स को आप कवर कर सको। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद कंक्लूजन दे दो किसका, ब्रेंडेन का, कि कंक्लूजन क्या होगा। फिर एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट करके उस टॉपिक को कंक्लूड कर दो। ये है आपका ऐसे, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस, चूँकि स्टार्टिंग में आप कोई पैसे तो लिख नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा करो। जब दोस्तों से कम्युनिकेट करो ना, चाहे व्हाट्सएप पे चैट करते हुए किसी, तो ट्राई टू राइट इन इंग्लिश में लिखने की आदत डाल लो, ठीक है। लिखते समय कुछ गलतियाँ आपको होंगी, लेकिन वो लिखते लिखते सीख जाओगे। यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द मोर मिस्टेक्स यू मेक द मोर यू इम्प्रूव। जितनी गलतियाँ आपसे सुधरती चली जाएगी, लेकिन जब लिखोगे नहीं, गलती करोगे नहीं, तो सीखोगे कहाँ से। तो एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। आपको क्या करना है, लिखने शुरू कर दो, छोटे छोटे सेंटेंस लिखो। फॉर एग्जांपल, यू शुड राइट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा जो इंसान इंटरेस्टेड होता है वो अपनी लाइफ में इंटरेस्टेड होता है। अगर एक ग्रुप की तस्वीर है, सबकी दोस्तों की तस्वीर है आपके साथ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तस्वीर में क्या देखोगे, आप अपनी शक्ल देखोगे, ठीक है। दोस्तों के लिए हर दोस्त वो है ना अपनी शक्ल सबसे पहले देखेगा, क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड अपने आप में होता है, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड अपने आप में हो, तो यू नो मच मोर अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हो, ठीक है। तो आप अपने ही बारे में लिखो ना, ठीक है, कि आई वॉज बॉर्न इन दिस ईयर, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस विलेज, ठीक है। आई गॉट एनरोल्ड इन दिस स्कूल इन दिस ईयर, देन ओके, स्कूल कॉलेज जो भी आपकी लाइफ है, सारे उसके सारे अप्स एंड डाउन्स को लिखो। आप लिखते लिखते वो चीज़ें, जब लिखोगे तो आपको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि हाउ टू राइट, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस लिखूँ। यहाँ पे कभी आप टेंसेस यूज़ करोगे, कभी यहाँ पे क्या वर्ब्स को यूज़ करोगे, कभी नाउन यूज़ करोगे, कभी पैसिव वॉइस यूज़ करोगे, ठीक है। कभी एक कोट लिख दोगे वहाँ पे, कभी एक फ्रेज़ जिसको कहते हैं अडेज, कभी अडेजेस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है ना, ये डिवाइसेस हैं जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो जब आपको ज़रूरत होगी महसूस ना, तो फिर आप सीखने की कोशिश करोगे, ठीक है, कि हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है। अब देखो ये सारे आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे, सारी नॉलेज, वो आप एक अच्छे न्यूज़पेपर फॉलो करो। यू शुड गो थ्रू द न्यूज़पेपर, और यू मस्ट कंसल्ट अ गुड डिक्शनरी, ओके। यू हैव टू कंसल्ट अ गुड डिक्शनरी एज वेल। वो डिक्शनरी कौन से कंसल्ट करना है आपको, एडवांस डिक्शनरी, कोई भी डिक्शनरी हो, एडवांस्ड इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी में नहीं, क्योंकि ज़्यादा हिंदी में बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते, समझ नहीं पाते। अब जैसे मैं एक वर्ड लिखूँ, मैं लिखूँ वो मनीष, एक वर्ड है वो मनीष, आपने उसे हिंदी डिक्शनरी में देख लिया शब्दकोश में कि वो मनीष का मतलब होता है स्त्रियोचित। अब आपको स्त्रियोचित का मतलब आप क्या समझोगे, बोलो। तो हिंदी में तो लिख लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हिंदी के भी वर्ड डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो एडवांस्ड डिक्शनरी है ना, एडवांस्ड लर्नर फॉलो करो, चाहे वो आप उसके लिए डिक्शनरी ले लो, लॉन्गमैन, चैम्बर या कॉलिंस, इस तरह की डिक्शनरी आती है, बहुत अच्छी अच्छी डिक्शनरी है, ठीक है। इस डिक्शनरी को एक फॉलो करो, और उसमें देखो वर्ड्स को, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, वहाँ से आइडियाज़ कलेक्ट करो, अंडरलाइन करो। हर न्यूज़पेपर में देखो हर सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है, आप भी वहाँ पे रुको, उसे अंडरलाइन करो। जो न्यूज़पेपर में आते हैं कुछ हेडलाइंस होते हैं, बड़े एडियोमेटिक ढंग से लिखे होते हैं, तो वहाँ से आपको एडियम्स एंड फ्रेजेस मिल जाएंगे, सिनोनिम्स मिल जाएंगे, एंटोनिम्स मिल जाएंगे, ठीक है। दो सेंटेंस कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर और, वेदर और, प्रेफर टू, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सारे यूज़ सीख जाओगे। लेकिन सीखोगे कब, जब पढ़ोगे तो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर लो, और वहाँ पे न्यूज़पेपर सिर्फ आपको पढ़ना नहीं, वहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हो, वहाँ पे नोट्स बनाओ, ट्राई टू जॉट डाउन सम पॉइंट्स, ओके। एक आप जॉटिंग डायरी को, वहाँ पे सारी चीज़ों को लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ से कलेक्ट करके जब इस तरह करोगे मेहनत, तो आप फटाफट देखो आपके अंदर निखार आ जाएगी, ओके। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। अब देखो मैं यू मस्ट हैव बर्ड्स आई व्यू, एक्सरसाइज नज़र से देख लो। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इसी के लिए सबसे ज़रूरी हो दो चीज़ें हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और कंटेंट क्वालिटी, ठीक है। आप कितने एक्सपर्ट हो, प्रोफिशिएंट हो लैंग्वेज के। इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश, यू कैन राइट कोहेरेंटली, यू कैन राइट ब्यूटीफुली, ठीक है। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना है। और जो तो मैं लेक्चर जो इन चीज़ों पे दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी चीज़ पे करनी है आपको। इसे पकड़ बनाओ इन चीज़ों पे, इसमें सारे ग्रामर्स के रूल्स हो जाएंगे, सारे वोकैब्स आ जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो भी सारे रूल्स हैं वो सीख जाओगे यहाँ पे। दूसरा कंटेंट कितना सही से लिख रहे हो आप, ठीक है। और इन चीज़ों में मास्टरी करोगे ऐसे राइटिंग के लिए ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, आपके लिए डेडिकेशन चाहिए, ओके। यू विल हैव टू बी फुल्ली डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टू योर, विदाउट डेडिकेशन यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। एंड यू नीड अ रिगरस प्रैक्टिस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने भी कहा ना कि आपको क्या करना है, रिगरस प्रैक्टिस करना है। यू कांट बिकम अ प्रोफेशनल राइटर, आप नहीं बन सकते ईरान में,
ठीक है, आपके लिए ज़रूरी क्या, इट इज़ एसेंशियल टू इनिशिएट द प्रिपरेशन प्रोसेस करेक्टली। ओके, आपको इसके लिए क्या करना है, सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, है ना, जुडिशियल एग्जाम के जो पहले एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं कैसे कैसे ऐसे पूछे गए हैं, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हमें इस तरह की तैयारी करनी है, ऐसे पैसेजेस आते हैं, ये हमें कहाँ से मिलेगा, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन से बुक पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़ना है, ठीक है, इन चीज़ों को क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये देखो डिपेंड करता है जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है। देखो उनके लिए ज़रूरी क्या है, यहाँ पे क्या लिखा, वाइल द स्पेसिफिक ऐसे जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, ये वेरी करते हैं, इट मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, तो हमें माइंडसेट बनाना होगा। ओके, यू हैव टू मेक अप योर माइंड अकॉर्डिंग टू दैट कि हमें कौन से एग्जाम की तैयारी करने, उसके लिए हमें कौन सा पैसेज, चूँकि ये वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। बट द जनरल पैटर्न जो है इसका लिखने का, ये जो है ना, रिमेंस कंसिस्टेंट। ओके, राइटिंग अ सक्सेसफुल ऐसे डिमांड क्या चाहिए, कि हमें हॉलिस्टिक आइडिया चाहिए, काफ़ी प्रैक्टिकल मेथड्स फॉलो करना होगा आपको, ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल मेथड नहीं करना। इट इनकम्पास, जो कवर करता है पूरे पार्ट को कवर करेगा, राइट, वेरियस क्रूशियल एलिमेंट्स, ठीक है। इफेक्टिव ऐसे कंपोजिशन क्या, ये रिसर्चेट्स एंड लॉजिकल कंटेंट्स क्या देना है आपको, कंस्ट्रक्शन एक्यूरेट एग्जिबिटेड बाय हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स, ठीक है। अब देखो इसके लिए जो हमें ज़रूरी है वो क्या है, ये कितने पार्ट से बना हुआ है, जो मैंने आपको बताया था अभी, ये 4 चीज़ों पर फोकस करना है। ऐसे का ये 4 फॉर्मेट याद रखो, मैंने कहा था कि हाउ टू राइट, तो हाउ टू राइट देखो इस तरह लिखना है आपको। सबसे पहले माइंड सेट होगा कि जो भी टॉपिक को हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और आप जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन में 20-25 से 30 वर्ड आप लिख लो, कुछ इसके लिख दो, कुछ इसके, तो कुल आपके 150 और 200 जो भी वर्ड लिमिट हो आप उसको कवर कर लोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, यू हैव टू डिफाइन। ओके, आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो कोई सबसे पहले पढ़ेगा ना, तो उसको क्या करना, यू विल हैव टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। ओके, आप जो भी आपका ऐसे पढ़ेगा वो आपको वो ऐसे पढ़कर वो इम्प्रेस हो जाए। तो इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक, यू हैव टू इंट्रोड्यूस वेरी ब्यूटीफुली। ओके, फिर क्या उसका जो बॉडी है, बॉडी मैंने आपको बताया था क्या, एडवांटेजेस वगैरह सारे लिखने हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेट क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉज एंड कंसिक्वेंस, उसके कॉज क्या है और कंसिक्वेंस क्या है, मतलब उसके कॉजेज पे मेंशन करना है और उसके इफेक्ट पे मेंशन करना है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कि ये हो क्यों रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि यू आर गोइंग टू इनोवेट सम पॉइंट्स, पॉवर्टी, इलिट, जैसे मैं कहूँ कि व्हाट आर द हर्डल इन द पाथ ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस। टॉपिक क्या है, हर्डल्स इन द पाथ ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस। इंडियाज़ के प्रोग्रेस में क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या हिंड्रेंस है, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। तो आप सबसे पहले आइडिया सोचोगे क्या क्या कि आई वुड लाइक टू इनोवेट सम पॉइंट्स। अब यू हैव टू राइट कोहेरेंटली ना, तो कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करोगे कि कौन कौन से हर्डल्स हो सकते हैं। अब पहला हर्डल क्या हो जाएगा, आप कहोगे इलिटरेसी, ठीक है। इलिटरेसी के बाद फिर लिख लो क्या, फॉल्टी एजुकेशन, नहीं मिलता तो क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी हो जाती, गरीबी हो गई तो फिर ज़्यादा वो क्या होता है, आबादी बढ़ जाती है, वो बेरोज़गार होते, घर में बैठे होते हैं, 4-5-10 बच्चे हो जाते हैं उनके, तो बेरोज़गारी है। उसके बाद क्या है, फिर पॉपुलेशन, ठीक है। फिर क्राइम एंड करप्शन, ब्राइबरी, ठीक है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये सारे क्या है, हर्डल्स इन द पाथ ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस। क्लियर। तो इस तरह से पॉइंट्स को लिखना है, सारे पॉइंट्स को टच करना है। फिर ये कॉज है, कॉज का फिर इफेक्ट क्या होगा वो डिस्कस करना है आपको। फिर उसके कुछ रिलेवेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, लीगल प्रोविजन से अगर एप्लीकेबल हो तो लिखना है। और फाइनली उस टॉपिक को क्या करना है, कंक्लूड कर देना है। तो माइंडसेट सिर्फ ये बनाओ कि हमें 4 चीज़ों पे फोकस करना है, फिर ऐसे लिखना आसान हो जाएगा कि हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देना है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंक्लूजन। कैसे लिखना है, अगर आपको ये चाहते हो कि हमें सब फॉर्मेट चाहिए, हमें कैसे लिखना है, तो एक काम करो, जैसे देखो कोई बंदा कोई न्यू कोचिंग खोलता है, इंस्टीट्यूट खोलता है, तो क्या करता है, पहले 2-4 कोचिंग विजिट करता है वो, ठीक है। फिर देखता है कि उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, उसका तरीका क्या है, उससे वो 8-10 कोचिंग को देखकर फिर वो एक अपनी कोचिंग लॉन्च कर देता है, राइट। फिर वही कॉपी पेस्ट होते हैं वर्ड्स। व्हाट आई मीन टू से कि आप सबसे पहले कुछ फॉर्मेट देख लो, ठीक है। एक ऐसे की बुक ले लो, ऐसे में जो टॉपिक है ना, जो लैंग्वेज को आप समझ पाते हो, उस ऐसे की बुक लो, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, देखो आप देखो वो कैसे लिखता है, उसके लिखने के अंदाज को फॉलो करो, ठीक है, कि वो टॉपिक कैसे डिफाइन कर रहा है, डेफिनेशन में कैसे वो सेंटेंस शुरू कर रहा है, फिर वो पैराग्राफ कैसे चेंज कर रहा है, फिर उसके कॉज एंड इफेक्ट में वो कैसे डिस्कस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर वो कंक्लूड कैसे कर रहा है, उन चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को आप वहाँ से नकल कर सकते हो। बाकी आइडियाज़ तो आपके होंगे, सारे आइडियाज़ आपके होंगे, लेकिन लिखने का तरीका, ठीक है, हमें कहाँ से शुरू करना, कैसे एंड करना, कैसे करेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको किसी बुक से भी मिल जाएगी, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द बेस्ट ऐसे राइटिंग प्रिपरेशन टिप्स फॉर द, है ना, जुडिशरी एग्जाम। ये सब पढ़ लोगे कि आपको सबसे पहले आदत किस चीज़ की लानी है, डेली रीडिंग एंड ऐसे राइटिंग। डेली आपको रीड करना है, रीड एंड राइट। ओके, रीड करने से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, यू विल कंसीव सम आइडियाज और फिर उसको यूज़ करो, राइट करो, ठीक है। तो रीडिंग और राइटिंग से बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। दूसरा पॉइंट क्या है,
इफेक्टिव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, आपका सबसे इफेक्टिव क्या होना चाहिए बोलो? इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ठीक है, ये सबसे इफेक्टिव होना चाहिए। तो हमेशा ये कोशिश करो कि इस तरह लिखो कि पढ़ने वाला इम्प्रेस हो जाए आपके लिखने से, ठीक है। सबसे ज़रूरी, देखो यह वर्ड क्या, एसेंशियल, वेरी वेरी नेसेसरी, जो एस्पेक्ट ऑफ द एसे होगा वो क्या है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सबसे इफेक्टिव हो, ठीक है, ताकि वो आसानी से समझ कर पढ़कर वो समझ जाए बंदा, ठीक है, और इम्प्रेस हो जाए। दूसरा देखो, प्रैक्टिस विद पास्ट टॉपिक्स, जो पास्ट एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम के टॉपिक जो मैंने बताया, ठीक है, वो पूछे गए, आप उससे प्रैक्टिस करो। तो जो भी प्रीवियस के टॉपिक्स हैं उसे कलेक्ट कर लो, और टॉपिक देखो, हर तरह के टॉपिक्स होते हैं, कुछ सोशल टॉपिक होंगे, ओके, कुछ इकोनॉमिक्स से टॉपिक जुड़े होंगे, कुछ साइंटिफिक बेस्ड टॉपिक्स होंगे, अलग अलग टॉपिक होंगे, अलग अलग इशू से रिलेटेड होंगे। तो हर टॉपिक पर एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए, यू मस्ट हैव ओवरऑल नॉलेज, ओके। और नॉलेज के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर के कई पन्ने होते हैं, हर पन्ने पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूज़ होते हैं। देखोगे आप, नेशनल न्यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, स्पोर्ट्स के न्यूज़ होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक के न्यूज़ होते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूज़ होते हैं। तो सारे सेक्शन को आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ के अपने अपने वर्ड्स भी होते हैं अलग अलग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग वर्ड्स होते हैं, कंप्यूटराइज जो वर्ड होते हैं वो अलग होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इशू से कुछ जुड़े हुए वर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है। तो सारे वर्ड्स पे कमांड कर लोगे आप, ओके। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है इसके। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रैक्टिस विद पास्ट टॉपिक है ना। अब देखो ये जो एसेंशियल क्या है, देखो एक्सटेंसिव क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या करना, टॉपिक देखो क्या आपको क्या फॉलो करना है, जुडिशियल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, और क्या, नेशनल, इंटरनेशनल टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, इन चीज़ों पे नज़र रखो आप। इसके हर सेक्शन से है ना, सारे वर्ड्स को उठा लो, टॉपिक उठा लो, ताकि आपको जानकारी हो। कोई भी टॉपिक पूछा जाए तो आपको पहले से उसकी जानकारी होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर नॉलेज ही नहीं हो तो आप लिख नहीं सकते, ठीक है। आपको टॉपिक दे दिया जाए कि इस तरह से कि सुनामी के बारे में लिखो, तो आप सुनामी से कुछ जुड़े हुए वर्ड्स नहीं पता होंगे तो आपको तो प्रॉब्लम होगी। फिर आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, लिखोगे कैसे, कंक्लूड कैसे करोगे। तो जानकारी के लिए इन चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सारे सेक्शन को अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे मैं कहूँ डॉरी डेथ, हमारे देश में क्या समस्या, देयर वाज अ सती सिस्टम इन पास्ट, इन एंशिएंट टाइम क्या था हमारे देश में, सती सिस्टम, राइट। तो ये सोशल टॉपिक है, राइट। डॉरी डेथ, डॉरी की वजह से भी लोग को मार दिया जाता है, राइट। तो न्यूली ब्राइड जो होती हैं, न्यूली मैरिड ब्राइड, दे आर सेट ऑन फायर, उन्हें आग लगा दी जाती, जला दिया जाता। तो ये सब सोशल है, ये सब सोशल एविल्स हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक बुराइयाँ हैं, ठीक है। तो इनकी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए सोशल टॉपिक पे। इसी तरह से जैसे इन्फ्लेशन की हम बात करें तो ये सारे इकोनॉमिक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक से जुड़े बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो लेकिन देखो मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट किया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हियर आर द सम टॉपिक्स, ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जुडिशरी एग्जाम्स। अब इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते ही तैयारी आपकी होनी चाहिए इस तरह से। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसका बहुत ज़्यादा है ना, हर जगह चर्चा, इट हैज़ बीन द टॉक ऑफ द टाउन। क्या है टॉक ऑफ द टाउन का मतलब चर्चा का विषय है, हर जहाँ देखो उसी की चर्चा, लाइमलाइट में। तो इस पर जानकारी होनी चाहिए, या आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो बहुत सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हो। आर्टिकल में देखोगे, एडिटोरियल पेज में हमेशा इस पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है, कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आप इसकी जानकारी लो आप। फिर क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इस पर भी डिस्कस करोगे, कितना आज़ाद है वो, क्या है ना, इन चीज़ों पे। रेगुलेशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स इन इंडिया, ठीक है। और क्या, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर देखो एक सोशल इशूज़ आ गया, इस पर डिस्कस करना है, चाइल्ड लेबर। फिर क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वीमेन रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, कोर्ट पावर टू डिसाइड रिलीजियस इशूज, और वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आप कैसे लिखोगे, सपोज करो हमारा टॉपिक हो वीमेन एम्पावरमेंट, हमें इसमें लिखना है, बोलो। तो अगर हम अपने देश की बात करें, सबसे पहले हम देश की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जिसको नेशनल लेवल पे सोचेंगे कि हमारी यहाँ जो महिला को क्या कहा जाता है कि गॉड रिजाइड्स वेयर वीमेन आर वर्शिप्ड, ऐसा कहा जाता है, गॉड रिजाइड्स वेयर वीमेन आर वर्शिप्ड, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ गॉड निवास करते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में नारी को इस तरह ही करते हैं। अब हमें नारी को क्या करना, एम्पावर करना है, ठीक है। वीमेन शुड बी एम्पावर्ड, कैसे एम्पावर करना, सोशली, इकोनॉमिकली, ठीक है, उन्हें क्या करना, एम्पावरमेंट। अब इसके काफ़ी एडवांटेजेस लिखो कि इन एंशिएंट टाइम वीमेन वर केप्ट बिहाइंड द 4 वॉल्स, 4 दीवारियों के पीछे उन्हें कैद करके रखा गया, राइट। बट इन मॉडर्न एरा वीमेन हैव ब्रोकन द चेन, अब वो जंजीर को तोड़ चुकी हैं। वीमेन हैव ब्रोकन द चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सेपरेशन, कन्फाइनमेंट टू किचन,
जो इनके साथ इन्हें पहले कैद करके रखा गया था किचन में, अब वो जंजीरों को तोड़ चुकी हैं। पहले इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, क्या शोषण, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इनको क्या किया था, एक्सप्लॉयटेशन, सप्रेशन, इन पे दबाव डाला था। अभी सारे अगर वर्ड नहीं पता होंगे तो आप कैसे लिखोगे ये बताओ। जो मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, ठीक है, फिजिकल एब्यूज़ और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इनके लिए आपको जानकारी लेनी होगी, नॉलेज इकट्ठा करना होगा, ठीक है ना। फिर इस टॉपिक पर आप लिख सकते हो। क्लियर। अब देखो, यू मस्ट हैव अ बर्ड्स आई व्यू, एक नज़र सरसी नज़र देखो। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप जब पैसे लिखोगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको किस चीज़ की, लिंकिंग वर्ड्स की। लिंकिंग वर्ड्स क्या है, जो शब्दों को लिंक करता है। जब पैसेजेस आप लिखोगे ना, तो एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस को उसमें लिंक कैसे करेंगे ये भी आना चाहिए। इट इज़ एन आर्ट, ये सब कला है, ये सब सीखोगे खूब प्रैक्टिस करने से। हर इस पर एक एक दो सेंटेंस बनाओगे आप, ठीक है। अब देखो, अगर आप जो आइडियाज़ कैरी कर रहे हो उसमें हमें आपको देना एडिशनल मेथड्स, ठीक है। तो इस एडिशनल मेथड को आप क्या लिखोगे यहाँ से, फिर जब हम कुछ अपने आइडियाज़ को ऐड करते हैं तो वहाँ पे देखो हम इस तरह लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इन एडिशन टू व्हाट यू हैव सेड, या इन एडिशन टू व्हाट आई मेंशन अर्लियर आई वुड लाइक टू ऐड फर्दर मोर, कुछ इस तरह लिखते हैं ना। तो इन एडिशन से आपने दो सेंटेंस को फिर जोड़ दिया आपने, ठीक है। मैं कहूँ कि ही इज़ हाईली टैलेंटेड, ओके, वेल वर्स्ड, ओके, एजुकेटेड, मोर ओवर, और ऐड कर रहे हो उसमें कि और वो क्या है। तो और जब उसके बारे में कुछ बोलना है तो फिर क्या होगा, मोर ओवर ही इज़, जो भी बोलना हो आगे उसके बाद बोल सकते हो, ठीक है। फर्दर मोर आई वुड लाइक टू से, आगे भी मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, ऐड कर रहे हो आप। तो इस तरह से जब पैसेजेस दिखोगे तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं बोलूँ दिस हैज सच एंड सच पॉइंट्स, सिमिलरली, सिमिलरली मतलब ठीक इसी तरह से और भी कुछ आगे हैं, तो ये सारे पोर्ट्रेट करोगे। नॉट ओनली बट आल्सो, मैं कहूँगी नॉट ओनली ही इज़ माई टीचर बट आल्सो ही इज़ माई गार्डियन। देखो, टीचर और गार्डियन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, ठीक है। तो नॉट ओनली से बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं। नॉट ओनली विराट कोहली नॉट ओनली प्लेड वेल बट आल्सो ही वन द मैच, सिर्फ वो अच्छा ही नहीं खेला बल्कि वो मैच भी जीत गया। हमने दो पार्ट को ज्वाइन कर दिया। क्लियर। तो नॉट, फिर हम ज्वाइन, देखो ये सेंटेंस एडवर्ब है, हम डायरेक्ट देखो तो किसी में प्रीपोजिशन, किसी में कंजक्शन है, किसी में कुछ अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं। इनकी जानकारी पहले से होनी चाहिए ताकि लिखने में आपको आसानी हो, ठीक है। फिर देखो, अगर हमें कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है, कुछ पैसेज लिख रहे हो आप और हमें चाहिए कि उसको एग्जाम्पल देना, तो एग्जाम्पल में कैसे देते हैं, सच एज कहते हो ना, आई हैव बॉट दीज आइटम सच एज, कौन कौन से आइटम से सच एज करके डिफाइन कर उसका नाम लोगे, बुक्स, पेंसिल, है ना, इरेजर्स, शार्पनर्स, सच एज हो गए। या फॉर एग्जाम्पल, अक्सर देखोगे आप जब न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेजेस पढ़ोगे ना, वहाँ पे लिखा रहेगा फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू से। एग्जाम्पल, जब भी कोई राइटर लिखता है ना तो कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहता है उसे, तो एग्जाम्पल के वर्ड सारे यूज़ किए जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, सच एज, लाइक, एन एग्जाम्पल ऑफ, और ये सारे वर्ड्स हैं उसके लिए, समझ गए। तो जब हमें एग्जाम्पल देना तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए पहले से कि हमें एग्जाम्पल कैसे लिखना है। इसी तरह देखो, ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हो किसी चीज़ को स्ट्रॉन्गर फॉर्म में, तो फिर इस तरह इंडीड, इन फैक्ट, ये सारे वर्ड्स यूज़ करोगे। आई बात समझ में। इसी तरह से कुछ कंडीशन होते हैं, शर्त लगी होती है, ठीक है। अब जैसे आप क्या चाहते हो कि हमारा देश डेवलप हो जाएगा, इंडिया विल हैव बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, 2047 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। अभी हमारा देश क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, लेकिन हम उसके लिए कुछ शर्त लगा दूँ, ये कब डेवलप होगा, कुछ शर्त हो, तो फिर शर्त के लिए हम क्या लेंगे, इफ़ क्लोज का यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ क्लोज का यूज़ कैसे करते हैं, इफ़ क्लोज, जैसे मैं कहूँ इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, ओके, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता कब मिलेगी, जब आप शर्त, ये शर्त है ना, देखो शर्त है। इफ़ यू इन्वाइट मी टू डिनर, अगर आप मुझे डिनर पे बुलाओ, आई विल कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास कब आऊँगा, जब ये शर्त है। तो जब कुछ पैसेजेस में लिख रहे हो कि, है ना, और उसके लिए एक शर्त आप दे रहे हो कि जब तक ये नहीं होगा वो काम नहीं हो सकता, इंडिया विल नेवर बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, अगर ये शर्त वो लगाओगे तो कंडीशन के लिए फिर देखो ये यूज़ करेंगे इन, या फिर ऑन कंडीशन, ये शर्त लगी ऑन कंडीशन दैट प्रोवाइडिंग दैट अनलेस, अनलेस का मतलब ही देखो क्या होता है, इफ़ नॉट, ठीक है। अनलेस यू इन्वाइट मी टू डिनर आई विल नॉट कम टू यू, शर्त है कि मैं आपके डिनर पे आऊँगा, लेकिन कब आऊँगा, जब आप मुझे इन्वाइट करो, ठीक है। तो अनलेस इंडियंस गेट क्वालिटी एजुकेशन, ओके, दे विल नॉट गेट रिड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ये पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर नहीं निकलेंगे। कब तक नहीं निकलेंगे, शर्त क्या है बोलो, जब तक उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, राइट। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ओके,
ये सारी चीज़ें पढ़, तो ये सब शर्त है, ठीक है। तो शर्त के लिए सारे वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे अनलेस है, सपोजिंग है, प्रोवाइडेड दैट, और क्या है, वेदर, ऑडिट। तो ये सारे कब लेंगे, जब हमें कंडीशन। तो इस पर खूब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे, ठीक है। इट नीड्स अ रिगरस प्रैक्टिस, है ना, इट नीड्स अ रिगरस प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप समझते हो बस मैं यूँ ही कर लूँगा, तो इट्स नॉट, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज माय डियर, यू विल हैव टू वर्क बाय द स्वेट ऑफ योर ब्रो, खून पसीना एक करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सिर्फ दिक्कत होगी, स्टार्टिंग जब कर लोगे आप, डेली थोड़ा थोड़ा लिखने लगोगे, फिर देखो आपको खुद मज़ा आने लगेगा, आप खुद बैठ के लिखना शुरू कर दोगे सारी चीज़ें। फिर देखो रिजल्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, जो भी आप लिख रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा। कॉज एंड इफेक्ट मेंशन किया था ना, कि पैसे जब लिखोगे ऐसे, तो उसमें कॉज भी होता है, इफेक्ट भी होता है, ठीक है। जैसे आप मेंशन कर रहे हो डिफॉरेस्टेशन, वन विनाश हो रहा है, तो उसका कुछ इफेक्ट भी तो होगा ना। या अगर एफॉरेस्टेशन हो, वन आप यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, तो उसका भी कुछ इफेक्ट होगा। तो कॉज और इफेक्ट हर चीज़ों का होता है, उसके लिए हम लिखेंगे कहाँ से, रिजल्ट देंगे, टू गिव अ रिजल्ट, या एज ए कंसिक्वेंस, एज ए का मतलब एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट दोनों की चीज़ें, कॉन्सिक्वेंटली या फॉर द रीज़न, हैंस, देयरफॉर का कैसे यूज़ करेंगे, अगर आपको यूज़ ही नहीं पता तो आप कैसे यूज़ करोगे, बोलो। जैसे मैं कहूँ आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम को, समस्या को समझता हूँ, ओके। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, देयरफॉर आई हेल्प यू। वाई डू आई हेल्प यू, बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ठीक है। हमने देयरफॉर का यूज़ कर लिया। अगर आपको यूज़ नहीं करने आता तो आप जाकर डिक्शनरी खोलोगे, देयरफॉर वहाँ पे ढूंढोगे, और देयरफॉर का देखोगे कैसे वहाँ पे। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी फॉलो करो, लॉन्गमैन की या चैम्बर की या कॉलिंस की या ऑक्सफोर्ड की ले लो। सबसे अच्छी डिक्शनरी क्या है, ऑक्सफोर्ड की ले लो, एडवांस्ड इंग्लिश टू इंग्लिश। जब वहाँ पे ढूंढ ये वर्ड को सर्च करोगे देयरफॉर, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स बने होंगे, आप उस एग्जाम्पल से समझ जाओगे। वो एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं, समझो वो ग्रामर का पूरा रूल भरा होता है उसमें डिक्शनरी में, वो सिर्फ शब्द नहीं होते, एक वर्ड के आप मीनिंग ढूंढ रहे हो, जो भी वर्ड ढूंढेगा पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं वो। दे डिस्कस द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द टॉपिक, ओके। दैट्स वाई द वर्ड बिकम वेरी ईजी, ओके। देयरफॉर समझ गए कि आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, देयरफॉर आई स्टैंड बाय यू, आई अंडरस्टैंड बाय यू, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। क्यों सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, प्रॉब्लम समझता हूँ इसलिए सपोर्ट करता हूँ, उसका वो रिजल्ट है, आउटकम है। गॉट इट। 10 ये सारे क्या है, रिजल्ट है। फिर देखो यहाँ पे रीज़न है, कोई रीज़न देना हो, ठीक है, तो रीज़न के लिए हम क्या लेंगे, बिकॉज और ये। जैसे मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, वो पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है, फिर बिकॉज देख कर सकते हो या सो दैट कर सकते हो, ठीक है। रीज़न के लिए हम सो दैट भी लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आई वर्क हार्ड सो दैट, आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे गेट सक्सेस, ताकि हमें सफलता मिल जाए इसलिए मैं करता हूँ, ये क्या है, एक रीज़न है। तो रीज़न के लिए सारे वर्ड हो गए, फॉर दिस रीज़न, फॉर, बिकॉज, ड्यू टू, ठीक है। सब पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जब लिखोगे ना कोई टॉपिक आर्टिकल, तो ये सारे वर्ड फटाफट आने लगेंगे, हाँ यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे ये लिख दो, ठीक है। इसी तरह देखो सीक्वेंस क्या है, अगर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो तो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कहा था ना जब पैसे स्टार्ट में, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्या है, सेकंड, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू से, है ना, आफ्टर दैट, ओके। मीनवाइल इसी दौरान, इन द मीन टाइम, और क्या है सारे वर्ड, फाइनली, क्लियर। जब कंट्रास्ट हो, देखो सेंटेंसेस के बीच में विरोधाभास हो, क्या आपस में टकराव हो, ऑन द कंट्रेरी हो, एक दूसरे के खिलाफ हो। जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट है बट नॉट काइंड टू मी, ईमानदार तो है पर वह हमारे प्रति काइंड नहीं है। तो देखो सेंटेंस में कंट्रास्ट आ गया ना, तो कंट्रास्ट के लिए सारे वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। हाउएवर यूज़ करते हैं, ऑन द अदर हैंड, नेवरदलेस, नॉनदलेस, स्टिल, ऑल्दो के साथ क्या लेते हैं, येट लेते हैं, ठीक है। दो के साथ भी क्या लेते हैं, येट लेते हैं। जैसे देखो ऑल्दो ही इज़ रिच, हालांकि वो अमीर है, ऑल्दो ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। देखो आपस में क्या रहा है, कॉन्ट्रास्ट आ रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट इसी को बोलते हैं, एक दूसरे में टकराव हो। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि वो तो बहुत धनी है, ऑल्दो ही इज़ वेरी रिच येट ही इज़ नॉट कंटेंटेड, इसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है। हालांकि, इसका मतलब क्या होता है, हालांकि, तथापि, यद्यपि। अब मैं कहूँ कि ऑल्दो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 येट इट्स नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इतने साल आज़ादी मिलने के बावजूद भी अभी देश को आज़ादी नहीं मिली। ये क्या हो गया, कंट्रास्ट हो गया। मैं कहूँ दो यू हैव बीन अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, योर इंग्लिश इज सुपर्ब, ऑसम, स्प्लेंडिड, मार्वेलस। आप तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, फिर भी आपकी इंग्लिश कैसी है, बहुत अच्छी, लाजवाब है। तो देखो सेंटेंसेस के बीच में आपस में क्या आ रहा है, कंट्रास्ट आ रहा है, और कंट्रास्ट के लिए हम क्या लेते हैं, ऑल्दो येट, दो येट। इस तरह से सारे का मैं कितने का बताऊँ यूज़, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। कहा ना मैंने, इट इज़ लर्न बिट बाय बिट, ये थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं, बुंद बुंद करते हैं जिसे, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में कुछ नहीं होता, इट टेक्स टाइम।
इसी तरह से जब टॉपिक को क्या करोगे आप कंक्लूड करोगे, तो देखो अब टॉपिक जब आपका पैसेज कंक्लूजन होगा, सारे पॉइंट बताए ना मैंने, अब कंक्लूजन के लिए लेंगे ऑल इन ऑल या इन ब्रीफ, ठीक है, इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, ऐसे ऐसे वर्ड को हम टॉपिक को फिर समअप कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। या फिर आप लास्ट में लिखो इन एसेंस, क्या इन एसेंस। अगर आपको एसेंस का मतलब ही नहीं पता हो तो फिर कैसे लिखोगे, बोलो। इन एसेंस का मतलब हो गया द जिस्ट ऑफ द समथिंग, किसी चीज़ का निचोड़ देते हैं ना, द जिस्ट ऑफ समथिंग, क्या द जिस्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ को आप जिस्ट कर रहे हैं, मतलब उसका पूरा निचोड़ दे रहे हो। पूरे पैसेज में आपने डिस्कस कर लिया, पूरे सुनो यहाँ, आपने पूरे एसेज में डिस्कस किया, आपने उसके इंट्रोडक्शन को, फिर उसको डिस्कस किया आपने हो प्रोज एंड कॉन्स को, आई मीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को, फिर टॉपिक को लास्ट में कंक्लूड कर रहे हो, तो लास्ट में कंक्लूजन में ऐसे लिख देते हैं कि द जिस्ट ऑफ द जो ऐसे है वो पूरे ऐसे का जो निचोड़ है, जिसे मथनी से पूरे को क्या करते हैं, छाछ कोई करते हैं, निकालते हैं, उसे मक्खन निकाल लेते हैं, उसे मतलब उसका एसेंस क्या है, क्लियर। तो इस तरह से सारे पॉइंट को ऐड करेंगे, तब जाकर आपका 100% वो कंप्लीट होगा आपका, और वो बड़ा कंक्रीट होगा, ठोस होगा, ठीक है, क्योंकि आप सारे पॉइंट्स को कवर कर लोगे। जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे पॉइंट से जब सेक्टर कंप्लीट कर लोगे तो आपका बड़ा असरदार होगा, बड़ा इफेक्टिव होगा वो। भाषण में आई, और ये सब एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द मोर यू मेक प्रैक्टिस द मोर यू इम्प्रूव। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सुधार होती चली जाएगी, ठीक है। जब पहला पैसेज लिखोगे आप फर्स्ट ऐसे भी लिखोगे, फिर जब दूसरे तीसरे भी लिखोगे तो सुधार होता चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट दूसरा वाला थोड़ा डिफरेंट होगा, इसी तरह से शाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। यू विल हैव टू गिल्ड द लिली, 4 चांद लगाना है बाय एडिंग, ठीक है। अब इसके लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। देखो ज़्यादातर जो पोइट्स होते हैं ना, कवि या राइटर्स या नैरेटर्स जो स्टोरी लिखते हैं कहानी, उसमें इमोशंस कैरी किए जाते हैं, उनके लिए उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, तो ज़्यादातर उन्हें पकड़ होती है एडजेक्टिव और एडवर्ब पे, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम होता है सेंटेंसेस को मॉडिफाई करना, सुंदर बनाना, ब्यूटीफाई करना, स्पेसिफाई करना, डिस्क्राइब करना। तो उन्हें डिस्क्रिप्शन के लिए, स्पेसिफिकेशन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए वैसे वर्ड्स चाहिए। आप भी जब आप अपने ऐसे को क्या करोगे, ब्यूटीफाई करोगे ना, या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करोगे या मॉडिफाई करोगे, तो मॉडिफिकेशन के लिए कुछ वर्ड्स तो चाहिए ना, वो वर्ड्स आपके पास उसकी पकड़ होनी चाहिए। कुछ एडजेक्टिव पे ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के वर्ड आपके पास होने चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि आई वर्क, सुनिए, आई वर्क ऑनेस्टली, पायसली, सिंसियरली, राइचसली, देखो मैंने कितने वर्ड्स यूज़ किया। आई वर्क मैंने कहा मैं काम तो करता हूँ, लेकिन इसको मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, आई वर्क ब्यूटीफुली, है ना, आई वर्क स्मार्टली, ऑनेस्टली, पायसली, राइचसली, सिंसियरली। जितना ज़्यादा आपको एडवर्ब्स पता होता है ज़्यादा आप यूज़ कर लोगे। इसी तरह जितना ज़्यादा एडजेक्टिव से आप उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अटेंटिव हो जाओ, इंक्विजिटिव हो जाओ, रिसेप्टिव हो जाओ, रिप्रोजेक्ट, है ना, जो मैंने सारे वर्ड बताया, रिप्रोडक्टिव, ये सारे गुण अपने अंदर लेते हो और बहुत कुछ सीख जाओगे। वरना कई बच्चे क्लास में बैठे भी रहते हैं, सुनते भी हैं, लेक्चर्स भी सुनते हैं, वीडियोज़ भी देखते हैं, पर वो समझ नहीं पाते क्योंकि वो इंक्विजिटिव लर्नर्स नहीं होते। इसीलिए आप देखोगे स्कूल की जो सेकंड और थर्ड क्लास की बुक होती है उस पर लिखा रहता है फॉर इंक्विजिटिव लर्नर्स। ये किताब किसके लिए, इंक्विजिटिव का मतलब ईगर टू लर्न। अगर उनके अंदर चाहत है सीखने की तो वो सीखते हैं, नहीं चाहते तो कुछ नहीं सीखते, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, इसे बार बार देखो, प्रैक्टिस करो और इसी तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक। फिर देखो कितना सुधार आ जाएगा, है ना। यू विल इम्प्रूव मच मोर। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।